गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दीक्षा मिश्रा आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? इसका आंसर है एक दिशा में आउटपुट बनाता है। बेसिकली स्प्लिट रिंग्स क्या होता है? एक प्रकार का कम्यूटेटर है जिसका काम अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज करना होता है। जनरेटर में अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन बाद में स्प्लिट रिंग्स उसको चेंज करके यूनिडायरेक्शनल करंट या वोल्टेज बनाता है। इसलिए इसका काम होगा एक दिशा में आउटपुट बनाना, यूनिडायरेक्शनल में चेंज करना उसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? मतलब डीसी वोल्टेज में कौन सा वोल्टेज उत्पन्न होता है, कौन सा वोल्टेज बनता है? आंसर है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। डीसी जनरेटर का नाम डायरेक्ट करंट जनरेटर इसलिए पड़ा है क्योंकि वो हम लोगों को डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अंदर जनरेटर के अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनता है। बाद में उसको कम्यूटेटर चेंज करके यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है? ये जो फिगर है इसमें जो एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्लॉट को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पस है? आंसर है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, कीवे को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? जनरेटर में जो फील्ड कॉइल होता है उसका क्या उद्देश्य है, हम लोग क्यों लगाते हैं? आंसर है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। फ्लक्स के प्रोड्यूस में वो मदद करता है फील्ड कॉइल। डीसी जनरेटर में दो कॉइल होता है, एक फील्ड कॉइल और एक आर्मेचर कॉइल। फील्ड कॉइल रोटेटिंग मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पे रखते हैं हम लोग। रोटेटिंग मशीन में फील्ड कॉइल के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट रखते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और फील्ड कॉइल हमेशा कॉपर वायर से बना होता है। उसका काम क्या होता है? करंट फ्लो करना। और वो फील्ड कॉइल नॉर्थ और साउथ पोल से कनेक्ट होता है और नॉर्थ और साउथ पोल फ्रेम के अंदर होता है। जब फील्ड कॉइल में करंट जनरेट होता है तब वो क्या करता है? करंट क्यों जनरेट होगा? क्योंकि उसमें फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट होने के बाद करंट जनरेट होता है, तो फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है और पोल्स की तरफ उसको चुंबकित करता है, मैग्नेटाइज करता है। पोल्स, जनरेटर में पोल्स दो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अगर लार्ज डीसी जनरेटर है तो उसमें पोल कोर हम लोग किस धातु का बनाते हैं? आंसर है ढलवां इस्पात, कास्ट स्टील। पोल कोर का काम बेसिकली क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग को कैरी करना। फील्ड वाइंडिंग जहाँ पे ईएमएफ बनता है वहाँ पे उसको फील्ड वाइंडिंग को कैरी करना पोल कोर का काम होता है। और पोल कोर का दूसरा काम क्या होता है कि वो फ्लक्स को एयर गैप में पूरी अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कराता है। और पोल कोर हमेशा फ्रेम या योक के अंदर बोल्ट के द्वारा वो फिक्स किया रहता है। और पोल कोर बना किस चीज़ का होता है? ढलवां इस्पात का। नेक्स्ट है, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित होते हैं? पोल कोर में हम लोग लैमिनेशन क्यों करते हैं? आंसर है रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग हमेशा लैमिनेशन करते हैं। हम लोग हमेशा स्टाम्पिंग करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। लॉस क्या होता है? दो प्रकार का, पहला आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस का दो पार्ट, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। और ईडी करंट लॉस को हम लोग कम करने के लिए हमेशा लैमिनेशन करते हैं। ईडी करंट का फॉर्मूला ही होता है कि बी स्क्वायर
एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी स्क्वायर। टी जो होता है थिकनेस ऑफ लैमिनेशन होता है, मतलब लैमिनेशन के थिकनेस पे ईडी करंट लॉस डिपेंड करता है। अगर ईडी थिकनेस ज़्यादा होगा तो ईडी करंट लॉस वो भी ज़्यादा होगा, तो थिक लैमिनेशन पे ईडी करंट लॉस डिपेंड करता है। और लैमिनेशन किस चीज़ का हम लोग करते हैं? सिलिकॉन स्टील का करते हैं। सिलिकॉन स्टील का लैमिनेशन करने से फ़ायदा होता है कि कोर को वो हीट से बचाता है। अगर कोर हीटेड नहीं होगा, गर्म नहीं हो जाएगा कोर, तो उसमें लॉस कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है उसमें हम लोग किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी मेटल पे दूसरे मेटल का हम लोग लेयर चढ़ाते हैं। लेयर चढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है कि उस मेटल पे जंग नहीं लगता है। कोई मेटल है जैसे कि आयरन है, उस पर हम लोग किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देंगे तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कहलाता है। इससे हम लोग उस मेटल को जिस पे हम लोग लेयर चढ़ाए हैं वो मेटल जंग लगने से बच जाता है। तो इसमें हम लोग कौन सा जनरेटर का उपयोग करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। आंसर है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में क्या होता है? सब जनरेटर में फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल होता है। शंट जनरेटर में फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल दोनों पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसीलिए इसका नाम शंट जनरेटर पड़ा है। शंट जनरेटर में जो फील्ड कॉइल होता है उसको एक्साइट करने के लिए हम लोग को अलग से एक्साइटेशन का ज़रूरत पड़ता है। शंट जनरेटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? लाइटिंग में, बैटरी चार्ज में, लेथ मशीन में, पंप में, फैन में, ब्लोअर में, कन्वेयर में, लिफ्ट में हम लोग शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? जनरेटर में जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा होता है तो उसका उद्देश्य क्या है? हर जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं लगा होता, लार्ज जनरेटर में ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम लोग उपयोग करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या है? एक एडिशनल वाइंडिंग है जो कि आर्मेचर कॉइल के साथ लगा होता है। एडिशनल में हम लोग एक्स्ट्रा में हम लोग वाइंडिंग किए होते हैं। तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग का हमेशा ज़रूरत कब पड़ता है? बड़े डीसी जनरेटर में। और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वो हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। तो देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम होता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन के ऑपोजिट में मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देता है। तो इससे क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे बड़ा लार्ज जनरेटर होता है तो लार्ज डीसी जनरेटर में करते हैं, जहाँ पे लोड का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। जैसे कि लोड कम बेसी हो रहा है तो लोड का फ्लक्चुएशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा में वाइंडिंग लगाएंगे जो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पे? जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है रेजिस्टेंस तो जनरेटर पे क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्रांतिक प्रतिरोध मतलब एक ऐसा प्रतिरोध, एक ऐसा बिंदु जो कि उसके ऊपर हम लोग का रेजिस्टेंस नहीं जाना चाहिए। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस को नहीं जाना चाहिए। शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा रेजिस्टेंस तो हमारा जनरेटर वोल्टेज बनाने में असमर्थ हो जाएगा, विफल रहेगा। इसीलिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसा पॉइंट जो रेजिस्टेंस का मैक्सिमम मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका क्या इफेक्ट है? आंसर है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? मेन एमएमएफ पे आर्मेचर एमएमएफ का जो एक्शन होता है, मेन एमएमएफ कहाँ से आता है? मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन एमएमएफ रहता है उसके ऊपर आर्मेचर एमएमएफ जो होता है उसका जो एक्शन होगा, उसका जो प्रतिक्रिया होगा वो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अगर आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर करें। लार्ज जनरेटर में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कैसे हम लोग बेअसर करते हैं। अभी ये बताएं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। मेन एमएमएफ पर आर्मेचर एमएमएफ का जो एक्शन होगा वो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, और आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा। इसीलिए हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कम से कम कर सकते हैं, उसका आंसर क्या है देखते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के उपयोग से हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग एक एडिशनल वाइंडिंग होता है, एक्स्ट्रा में वाइंडिंग होता है, क्षतिपूर्ति वाइंडिंग कहलाता है, जिसको हम लोग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कंपनसेट करना मतलब क्षति को पूरा करना, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्षतिपूर्ति वाइंडिंग कहलाता है, जिसको हम लोग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करता है कि आर्मेचर रिएक्शन के अपोजिट में मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इससे आर्मेचर रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है। और आर्मेचर रिएक्शन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। कोई जनरेटर है, उसको हम लोग लंबे टाइम तक कोई यूज नहीं कर रहे, वो बंद पड़ा है, तो उसमें क्या प्रभाव हो सकता है। आंसर है वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। कोई भी जनरेटर जिसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वो अगर बिना काम का पड़ा हुआ है तो वो अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, बचा हुआ। रेसिडुअल मतलब बचा खुचा। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो बचा खुचा जो मैग्नेटिज्म है वो उसको भी खो देता है। और मैग्नेटिज्म हर जनरेटर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। अगर जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ से हटा दिए तब भी उसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रह जाता है। लेकिन जब जनरेटर बहुत दिन तक लंबे समय तक बंद रखा है तो जो बचा खुचा मैग्नेटिज्म है, उसमें जो बचा खुचा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाता है। इसीलिए वो बोल रहा है कि लूजेज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेन फील्ड फ्लक्स जो है अगर वो खराब हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या इफेक्ट होगा। आंसर है प्रेरित ईएमएफ घटता है। अगर फ्लक्स घट जाएगा तो ईएमएफ भी घटेगा। मेन फील्ड क्या होता है, जहाँ पे हम लोग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। मेन फील्ड फ्लक्स, जहाँ मेन फील्ड मतलब जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि करंट को प्रोड्यूस करता है। करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब फ्लक्स बनता है तब करंट बनता है। तो जब फ्लक्स ही वहाँ पे डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ईएमएफ भी घट जाएगा। पहले फ्लक्स होता है, फिर ईएमएफ आता है, फिर करंट आता है। तो जब फ्लक्स कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ईएमएफ भी घट जाएगा, और ईएमएफ घटेगा तो करंट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या काम है। जनरेटर का जो ब्रश होता है उसमें स्पार्किंग क्यों होता है। जनरेटर में ब्रश लगा होता है क्योंकि वो कम्यूटेशन प्रोसेस के दौरान स्पार्क कम करे, स्पार्क ना हो। और जनरेटर में हम लोग कार्बन ब्रश और ग्रेफाइट ब्रश का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर बड़ा जनरेटर है, लार्ज मशीन है, तो हम लोग कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। कार्बन ब्रश कम्यूटेटर बार से कनेक्ट होता है। कम्यूटेटर बार से कनेक्ट होने के कारण होता है क्या कि जब कम्यूटेशन प्रोसेस वहाँ पे जनरेट होता है तो वहाँ पे स्पार्क नहीं हो पाता है। भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। आंसर होगा एमएनए और जीएनए पोजीशन चेंज कर देते हैं। जब ब्रश का हम लोग एमएनए और जीएनए पोजीशन है वो चेंज कर देंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होने लगेगा, और स्पार्किंग हुआ तो कम्यूटेशन प्रोसेस भी डैमेज होगा। नेक्स्ट है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग मेजर करने के लिए क्या चीज़ का, कौन से इक्विपमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं। आंसर है केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज का ये सारा ऑप्शन में जितने भी चीज़ दिया है, जो भी इक्विपमेंट दिया है, सबका उपयोग हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करने में करते हैं। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग को जब हम रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम लोग केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे। केल्विन ब्रिज क्या करता है, 1 ओम से कम का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। जब रेजिस्टेंस जैसा जैसा रेजिस्टेंस होगा 1 ओम से कम रहेगा तो केल्विन ब्रिज होगा,
बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग मेगा का यूज करते हैं, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा 1 ओम से कम होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। केल्विन ब्रिज का एक्यूरेसी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जब आर्मेचर वाइंडिंग में होता है तो हम लोग किस इक्विपमेंट से उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। आंसर है एक्सटर्नल ग्रोवलर। क्या होता है, ग्रोवलर से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल ग्रोवलर से शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का आर्मेचर वाइंडिंग का हम लोग टेस्ट करते हैं। ग्रोवलर में का काम क्या है, आयरन कोर के ऊपर कॉइल लपेटा रहता है। ग्रोवलर में आयरन कोर के ऊपर कॉइल लपेटा रहता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट होता है। ग्रोवलर का उपयोग कॉइल का इंसुलेशन चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। ये जो गति, जो फिगर में जो स्पीड कंट्रोल का मेथड का दिखाया जा रहा है, इसका क्या नाम है, कौन सा मेथड है। आंसर है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ये जो आप डाइवर्टर देख रहे हैं वो ये जो डाइवर्टर है ये आर्मेचर के साथ कनेक्ट है, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है, इसलिए इसका नाम आर्मेचर डाइवर्टर पड़ता है। डाइवर्टर मतलब डाइवर्ट करना, स्पीड को डाइवर्ट करना, और डाइवर्टर हमेशा आर्मेचर के साथ कनेक्ट होता है, जिसके कारण सप्लाई से अगर करंट ज़्यादा आ जाता है, सप्लाई से करंट ज़्यादा कब आएगा, जब फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है। तो अगर फ्लक्स ज़्यादा हो गया तो करंट ज़्यादा हो जाता है, तब अगर फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम होता है। फ्लक्स और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट अगर क्या होता है, सप्लाई से अगर आर्मेचर ज़्यादा करंट लेने लगा है, यहाँ जो देख रहे हैं कि यह सप्लाई है, डीसी सप्लाई है, अगर सप्लाई से वो ज़्यादा करंट लेने लगा है तो करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाता है, और ये आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, इसलिए इसका नाम आर्मेचर डाइवर्टर पड़ा है। नेक्स्ट है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। फील्ड कॉइल में हम लोग कौन सा तार का उपयोग करते हैं। आंसर है सुपर इनामेल्ड तांबे का तार। हम लोग हमेशा वाइंडिंग करने के लिए कॉइल में हमेशा हम लोग तांबे का तार यूज करते हैं, कॉपर वायर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो कौन सा वाइंडिंग का तार में कौन सा उपयोग करेंगे, सुपर इनामेल्ड। इनामेल्ड का मतलब क्या होता है, कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन का पतला लेयर रहता है। इनामल का मतलब होता है क्या, कि कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन किया रहता है। इंसुलेशन करने से क्या होता है, वो हीट नहीं होता है और मॉइस्चर से बचता है। कोई भी वायर के ऊपर हम लोग इंसुलेशन करते हैं, कोई लेयर चढ़ाते हैं, तो उसका काम क्या होता है कि वो मॉइस्चर से बचाता है, तो वायर डैमेज नहीं होता है और वो हीट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सुपर इनामल्ड कॉपर वायर का उपयोग करते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी वाइंडिंग में, कोई भी कॉइल में हमेशा कॉपर वायर का ही उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।